हमने अभी तक ग्रेविटेशन में जो जो फॉर्मूले पढ़े हैं मैं उनको एक बार वापस फिर से रिकॉल करा रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल करने से पहले हमें सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सारे आपको पता होंगे। पहला, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, वेरी गुड, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा, स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तीसरा, अच्छा एक और, 4/3 पाई जी आर रो, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तीसरा इसके अलावा और तीसरे फॉर्मूले की अगर बात करें, वैसे वो तीसरा ना होकर पहला होना चाहिए था, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। चौथा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर, याद है, या फिर माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, याद है, बहुत अच्छे, या फिर माइनस एम जी एच, नहीं सिर्फ एम जी एच, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक, बहुत बढ़िया। पांचवा फॉर्मूला, हाँ ठीक है, चलो वो भी कर लेते हैं, डेप्थ और हाइट वाला भी कर लेते हैं, है ना। जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर, है ना, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, बहुत बढ़िया। फिर जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, याद है ना, बहुत बढ़िया, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। हाँ, बेहतर है कि इसके अलावा आप कौन सा फॉर्मूला याद कर सकते हो, जी डैश बराबर जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये था ना शायद, बहुत अच्छे। फिर एक और, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ अंडर रूट 2gm अपॉन आर, याद है, भूल तो नहीं गए हो कल से अब तक। एस्केप वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ is under root 2gm upon r, where m is the mass of earth and r is the radius of earth. The escape velocity of the body does not depend upon the mass of the body, very good, mass of the body is equal to under root 2gr is equal to under root d into g। बोलो याद आ रहा है सब कुछ? d मतलब डेंसिटी, डी मतलब डेंसिटी नहीं, डेंसिटी मतलब रो, डेंसिटी मतलब रो होता है, ये नहीं कि आपने डी देखा तो डेंसिटी उसको समझ लिया, डी मतलब डायमीटर, क्लियर है, पक्का। वैल्यू कितनी आई थी इसकी अर्थ के सरफेस से, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी बातें अगर आपको पता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फुल एंजॉय करेंगे आज के जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको, ठीक है। तो क्या बचे, हाँ क्या था बताओ, 2r अंडर रूट 2/3 था शायद ना, हाँ जी पाई रो, ओके, एक फॉर्मूला ये भी है, ठीक है भाई। वैसे सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दोनों हैं, ठीक है ना, अंडर रूट 2gm अपॉन आर या फिर अंडर रूट 2gr, क्लियर। बढ़े आगे। क्या ये फॉर्मूला एक प्लेनेट के लिए एप्लीकेबल है, अर्थ के लिए केवल? नहीं सर, ये सभी प्लेनेट के लिए एप्लीकेबल है, सभी प्लेनेट के लिए एप्लीकेबल, इवन सभी बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है। हर वो बॉडी जिस पर खड़े होकर आप किसी बॉडी को फेंक रहे हो, हर उस बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, नहीं समझे? मेरे कंधे पर खड़े होकर किसी एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो करना चाहो तो उसको मेरी फील्ड से, अब ये मत कहना, अच्छा बताओ, हे बच्चे ध्यान लगाओ, मेरे कंधे पर खड़े होकर किसी बॉल को फेंक करके उसको अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना हो तो कितनी वेलोसिटी चाहिए होगी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही चाहिए होगी। फार्मूला केवल एक अकेले प्लेनेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सभी प्लेनेट्स के लिए एप्लीकेबल है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैं अगर ये कहूं, ये केवल प्लेनेट के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई एक अकेला पत्थर इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा हो कहीं, समझे ना, जैसे एस्टेरॉइड टाइप के भी होते हैं ना, कुछ एस्टेरॉइड होते हैं, अगर एस्टेरॉइड की बात करें तो उसकी भी ग्रेविटी होती है, बट चूंकि सर छोटी छोटी चीजों की ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी कम होती है कि हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इसलिए हम उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। क्लियर है? अभी कोई डाउट है? नहीं। क्वेश्चन लिखेंगे, डिटरमाइन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून। अच्छा, सबसे ज्यादा बातें ये मून के बारे में ही करता है,
अर्थ के बाद दूसरे नंबर पर किसके बारे में बातें होती है? मून के बारे में, क्योंकि सबसे करीबी हमारे कौन है? मून ही है, ठीक है ना। बहुत अच्छे, लिखिए डिटरमाइन द, हमारा सबसे नियरेस्ट नेबर, सबसे करीबी पड़ोसी, समझ ना, बहुत अच्छे, लिखो। तो डिटरमाइन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून, ओके। टेक, अब टेक, डिटरमाइन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून, ठीक है। और टेक क्या क्या लेना है वो आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है ये मेरा, ठीक है ना। मुझे क्या निकालना है? एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून, एस्केप वेलोसिटी। अच्छा एक और बात बोल रहा हूं मैं, जो बोला अभी ये वर्ड, ये बिल्कुल गलत था स्टेटमेंट। एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून नहीं कहना है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून, समझिए ना। नहीं मैंने बोल दिया था अभी ना, मैं एक मिनट पहले बोला कि हमें निकालनी है एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून, तो मून की एस्केप वेलोसिटी नहीं, मून से किसी बॉडी की एस्केप वेलोसिटी। मतलब हम चाहते हैं कि मून के सरफेस से कोई बॉडी को फेंके और वो वापस लौटकर मून के अंदर वापस ना आने पाए। नहीं तो हर प्लेनेट पर यही होगा कि आप किसी चीज को ऊपर फेंकोगे वो वापस नीचे आ जाएगी। कब तक? जब तक वो उसकी फील्ड के अंदर रहेगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत अच्छे। तो यहां से एस्केप वेलोसिटी पता करनी है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट द सरफेस ऑफ मून, एट द सरफेस ऑफ मून। अब क्या क्या दिया गया है, चलो उसके भी बारे में बात कर लेते हैं। गिवन क्या क्या है देखिए, रेडियस ऑफ मून दिया गया है 1.74 rm, 1.74 इंटू 10 की पावर 6, एंड मास ऑफ मून दिया गया है mm, मास ऑफ मून दिया गया है 7.36 इंटू 10 की पावर 22, 7.36 इंटू 10 की पावर 22। ये तो भाई केवल क्या करने वाले हैं, सिर्फ आपसे कैलकुलेशन कराने के लिए क्वेश्चन दिया है। कैपिटल जी की वैल्यू भी दे रखी है, बोलो कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलो करके बताओ जल्दी से कितना आएगा, जितना जल्दी हो सके। ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ये सब फॉर्मूले आपको पता होंगे, ये आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास में सारे क्वेश्चंस इन्हीं पर बेस्ड होंगे, ठीक है। जल्दी करो जितनी जल्दी हो सके। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? वेरी गुड, बस हो गया। हम कहेंगे सर VE इक्वल टू √2GM अपॉन R। सब कुछ तुम्हारे पास है, वैल्यू रखो, आंसर लाओ। G की वैल्यू कितनी? 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मास ऑफ मून की वैल्यू कितनी? 7.36 इंटू 10 की पावर 22। R की वैल्यू कितनी? 1.74 इंटू 10 की पावर 6। इसको सॉल्व कर देंगे, दौड़ते हुए आंसर आएगा। लेकिन अब आप जरा सा भी अगर समझदार हैं तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं दिमाग लगा रहे हो? क्या करना चाहिए सर? GM की जगह पर बोलो ना, अरे छोड़ो ना, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे सर 2GM RM। नहीं समझे? व्हाट डू मीन बाय GM? अब GM याद करना हो तो सबको याद है, बोलो क्या याद है सर? GM इक्वल टू GE/6। कोई डाउट है? हो गया सर। क्या लिख दूंगा? √2 GM की जगह पर GE/6 इनटू में R। GE का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, तो ये हो जाएगा √2GR अपॉन 6। सर ऊपर वाले टर्म की वैल्यू तो मुझे पता है, बोलो इसकी वैल्यू कितनी है? 11.2 अपॉन में मत रखो, अभी 11.2 मत रखो, ठीक है ना। क्या करेंगे? ये हो जाएगा √2GR अपॉन √6। नहीं समझे? बस अब ये बताओ कितना हो जाएगा? सही हो जाएगा 11,200, क्योंकि हम बाकी जो चीज़ें ले रहे होंगे वो सब उसमें ही होंगी। 11,200 अपॉन 6 का स्क्वायर रूट, 6 का स्क्वायर रूट निकालो, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। वो भी छोड़ दो। अगर इतना भी आपको, एक और बात बता रहा हूँ, ये सब हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन एक रास्ता और भी था, इससे भी वही आंसर आएगा, करके देख लेना। और एक रास्ता और भी था सर, VE बराबर √2GM इंटू RM। सर ये हो जाएगा √2, और GM की वैल्यू मैं जानता हूँ कितनी होती है? 1.63। मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है? 1.63। एक काम करो ना, 9.8 को पहले 6 से डिवाइड करा लो, तो 9.8 को 6 से डिवाइड कराओगे तो इतना ही आएगा, 1.63 इनटू में रेडियस तुम्हें दे ही रखी है क्वेश्चन में, कहाँ है? ये रही 1.74 इंटू 10 की पावर 6। बोलो कर लोगे? बस मैं जानना चाह रहा हूँ, कर तो लोगे ना? अब खाली कैलकुलेशन बची है, मैं डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ आपको कितनी आएगी, ठीक है ना। डायरेक्ट वैल्यू 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, याद कर सकते हो अगर चाहो तो।
एस्केप वेलोसिटी एट मून है ये, एस्केप वेलोसिटी एट मून। अर्थ से अगर किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप कराना हो तो कितनी वेलोसिटी देनी होगी? बोलो ना बच्चों, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मून से अगर उसी ऑब्जेक्ट को 2.38 तो 2.38, मून से कम क्यों देनी पड़ रही है? क्योंकि सर मून का मास भी कम है, रेडियस भी कम है, इसका मतलब मून जो है वो अर्थ से छोटा है। समझ गए ना? क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे। ये वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली सॉल्व करने पर, ऑन सॉल्विंग। अब आगे बढ़ो, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। इससे निकालोगे यही आंसर आएगा, तब भी इससे भी यही आंसर आएगा, लेकिन वो किलोमीटर पर सेकंड में है, ये मीटर पर सेकंड में आएगा। फिर उसको 1000 से डिवाइड कर देना, किस में बन जाएगा? उसी वही बन जाएगा, सेम। ठीक है ना? चलो बढ़ते हैं आगे। बच्चों जल्दी कर लो मेरे प्यारो। बढ़े? ठीक है, तो लिखें ए पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम। ये सब क्वेश्चंस वही कर पाए। मैंने कहा ना, फिजिक्स अगर आप जरा सा भी दिमाग से नहीं पढ़ रहे हैं ना तो आपके बस में नहीं आएगी फिजिक्स। ये बहुत मुश्किल कहानी है, आपको हिला के रख देगी। ठीक है ना? ऐसी कहानी है ये। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अब? ये देखना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये कुछ थोड़ी ना था। इसमें जरा सा भी कोई टेक्निकलिटी नहीं थी इस क्वेश्चन में। मतलब समझते हो ना, टेक्निकलिटी मतलब कोई सोच विचार नहीं, बस करना क्या था सर? तुम ये सब भी क्यों कर रहे थे? तुम्हें जी दे रखा, एम दे रखा, आर दे रखा, पहला वाला फॉर्मूला लगाओ, बस तुम्हारी कैलकुलेशन तगड़ी होनी चाहिए, यही आंसर आएगा। तब भी दौड़ते हुए कहाँ ले टेंशन ले रहे हो? नहीं समझे आप? वो स्मॉल जी और ये वो सब बदल के क्यों लिख रहे हो? क्या झंझट पालना? सब कुछ तो तुम्हें क्वेश्चन में दे ही रखा था। 2gm/r वाले में रख दो, आंसर आ जाएगा, वही आएगा तब भी आंसर। समझ गए ना? बस मेन मुद्दा है कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसलिए कराया गया ताकि ये बात आपको बताई जा सके कि ये भी याद रख सकते हो, फिक्स्ड है ये भी। पहली बात तो हर एक प्लेनेट की और हर एक सैटेलाइट की जो एस्केप वेलोसिटी होगी, हर एक सैटेलाइट से या हर एक प्लेनेट से किसी बॉडी को एस्केप कराने की जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। बोलो क्यों होगी? क्योंकि सर एस्केप वेलोसिटीज डिपेंड अपॉन द मास ऑफ दैट प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट, और मास और रेडियस किसी भी प्लेनेट की या किसी भी सैटेलाइट की क्या ही होगी? कांस्टेंट, यानी कि फिक्स होगी। तो जब मास और रेडियस फिक्स होगी तो जाहिर है कि ये भी फिक्स ही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? सबकी क्या होगी? बार बार कह रहा हूं सौरभ, बात समझ में आ रही ना? एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम एवरी प्लेनेट और एवरी सैटेलाइट विल बी कांस्टेंट। सही है गलत? सही है। फिर सुनो, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एवरी बॉडी, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम एवरी प्लेनेट और एवरी सैटेलाइट विल बी इक्वल। पक्का? अरे अभी तो तुम कह रहे थे सर, सही है। क्या कहा था? विल बी कांस्टेंट और विल बी फिक्स्ड। हाँ सर फिक्स्ड होगी, लेकिन सबकी सेम थोड़ी ना होगी। उसकी कितनी थी 11.2, इसकी कितनी है 2.38, मतलब सबकी आपस में इक्वल नहीं होगी। हर एक प्लेनेट की अपनी खुद की फिक्स्ड होगी। समझ गए ना? लेकिन सब दो को आपस में कंपेयर करोगे तो ऐसा नहीं कि इसकी और उसकी और उसकी सबकी सेम आ जाएगी, नहीं। अलग अलग प्लेनेट से सेम ऑब्जेक्ट को, अलग अलग प्लेनेट से सेम ऑब्जेक्ट को एस्केप कराने के लिए अलग अलग पावर की जरूरत पड़ेगी। बोलिए सही है गलत? यस सर सही है। डिफरेंट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यस सर सही है। बोलो बात समझ नहीं? क्योंकि वहां पर मैंने कहा अलग अलग प्लेनेट से सेम बॉडी को, अलग अलग प्लेनेट से सेम बॉडी को एस्केप कराने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सही है गलत है? सर सही है। समझ रहे हो ना? और तो और अर्थ पर भी अलग अलग प्लेस से बॉडी को एस्केप कराने के लिए अलग अलग एनर्जी की जरूरत पड़ती है। नहीं समझे? बट हम ये मान लेते हैं कि सर वो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि जिसको हम इतना ज़्यादा कंसिडर करें। अदरवाइज प्लेस टू प्लेस
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वेरी करता है। और √2 में अगर g की वैल्यू पोल पे देखते हैं तो सर कुछ और होती है, और इक्वेटर पे देखते हैं तो सर कुछ और होती है। बोलो कहाँ ज़्यादा होती है? पोल पर ज़्यादा होती है। यानी कि अगर पोल से किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करना हो और इक्वेटर से लॉन्च करना हो तो ज़्यादा बेहतर कहाँ से होता है? इक्वेटर से होता है। पोल से नहीं बच्चे, इक्वेटर से, क्योंकि पोल पे क्या होता है? ग्रेविटी ज़्यादा होती है। अब जहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होगा, तो वहाँ से एस्केप कराना थोड़ा मुश्किल होगा। समझ गए ना? बहुत अच्छे। ये सब दिमाग में बैठाना है बस। अरे क्लियर है बात ना? भाई बच्चों ध्यान लगाओ, चीज़ों को समझना पड़ता है कि कोई भी देश कहीं भी, हम कहीं भी कोई भी लेबोरेटरी खोल के नहीं बैठ जाते। भला अगर हमने अपना रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया है, ठीक है ना, तो श्री हरिकोटा में अगर बनाया है, ठीक है ना, समझ मेरी बात ना, सारे के सारे हमारे सारे मिशन वहीं से क्यों लॉन्च किए जाते हैं? क्योंकि वहाँ सबसे फेवरेबल कंडीशंस होती हैं क्या करने के लिए? लॉन्च करने के लिए। मिशन लॉन्च करने के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशंस हमारे देश में कहाँ पर हैं? वहाँ पर हैं। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं? क्लियर है ना? बहुत अच्छे। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कौन सी चीज़ फेवरेबल कहाँ है। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि भाई सोलर मिशन, हम कह ले भैया सोलर पैनल का ज़माना, अब तो लोग सोलर एनर्जी को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। भाई सोलर एनर्जी नीदरलैंड वाले या ग्रीनलैंड वालों के लिए क्या किसी काम की नहीं है? नहीं समझे? ग्रीनलैंड वालों के लिए सोलर पैनल किसी काम के नहीं है, उनके लिए कूड़ा है ये सोलर पैनल। समझ में आ रही बात ना? कारण क्योंकि वहाँ वो सोलर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। समझ गए ना? वहाँ उतनी सनलाइट आती ही नहीं है। तो सनलाइट, जहाँ सनलाइट है वहाँ पे फायदा देगा ना ये। तो सबसे ज़्यादा फायदा सोलर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने का कहाँ पर है? इक्वेटर के आसपास, इक्वेटोरियल रीजन में जो रहते हैं जो लोग, वो सबसे बेहतर सोलर एनर्जी को क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में साल के साल सूरज की रोशनी मिलती रहती है। समझ गए ना? और सोलर पैनल चलने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत है। सूरज की आंच की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ किसकी जरूरत है? रोशनी। अगर सूरज खाली क्या हो, बस लाइटनिंग कर रहा हो चीज़ों को, ठीक है, लाइट दे रहा हो, तमतमा भी ना रहा हो, तब भी सोलर पैनल क्या करते हैं? काम करते हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत अच्छे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग से करना। देखूंगा तुम में से कौन दिमाग लगा के क्वेश्चन कर रहा है। ए पार्टिकल ऑफ मास 30 ग्राम, नहीं 50 ग्राम था, 50 ग्राम सॉरी। ए पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम इज केप्ट on the surface of a uniform sphere. A particle of mass 50 gram is kept on the surface of a uniform sphere. Is kept on the surface of a uniform sphere of mass 120 kilogram. Uniform sphere of mass 120 kilogram and radius 50 centimeter. And radius 50 centimeter. हो गया? बहुत अच्छे। फाइंड द वर्क यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास 120 किलोग्राम 120 किलोग्राम 120 किलोग्राम का एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है? 50 सेंटीमीटर एंड रेडियस 50 सेंटीमीटर। पहले तो सोचो 50 सेंटीमीटर की रेडियस में 120 किलो वजन है, 50 सेंटीमीटर की रेडियस, ठीक है ना? ओके, डेंसिटी आई होगी 120 किलोग्राम। फाइंड द वर्क टू बी डन अगेंस्ट, find the work to be done, find the work to be done, find the work to be done against the gravitational force, find the work to be done against the gravitational force between them, find the work to be done against the gravitational force between them to take the particle away from the sphere, to take the particle away from the sphere. Find the work to be done against the gravitational force between them, against the gravitational force between them to take the particle away from the sphere. समझ में आई बात? To take the particle away from the sphere. पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़कर समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, ठीक है ना? चलिए समझने की कोशिश करेंगे तो काम बनेगा। देखो करके जल्दी से, ठीक है ना? क्या आपकी समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहता है बताइए भाई। अगर फिजिक्स में आप डायग्राम ना बनाएं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आप क्वेश्चन देखते ही क्या करिए? डायग्राम बनाइए।
डायग्राम में क्या बनाओगे, एक यूनिफॉर्म स्फीयर जिसका मास कितना है, बोलो बच्चों 120 किलोग्राम सर, जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, कितना 50 है, 50 सेंटीमीटर। चलो जी हो गया, बहुत अच्छे। यहां पर देवस ध्यान दो, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है ना, इस पर तो कितना कितना ग्राम का रखा है ऑब्जेक्ट, 50 ग्राम, कितने का, 50 ग्राम, क्लियर। 120 किलोग्राम के सामने ये 50 ग्राम इतना छोटा सा ही होगा। अब बताओ, ये केवल और केवल उसने क्या कर दिया, अर्थ को छोटा कर दिया, तो अर्थ पर लाई करने वाली चीजों को और छोटा कर दिया, समझ गए ना। अब हमसे कहा इनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, बताओ इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। जाहिर सी बात है, इस पर लगेगा ऐसे और इस पर लगेगा ऐसे। पहली बात तो दोनों पर लगता है, ये बात ध्यान रखना है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये जो छोटा सा ऑब्जेक्ट है ना, यो इत्तू सा, ये भी क्या कर रहा है, ये भी इस बड़े से 120 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, समझ गए ना, बहुत अच्छे। मैं इस ऑब्जेक्ट को कहां ले जाना चाहता हूं, फार अवे। अब फार अवे का मतलब, जैसे आपने पढ़ा होगा, फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई, बोलो इन्फिनिटी। फार पॉइंट, फार अवे का मतलब इन्फिनिटी, फिजिक्स में फार अवे बहुत दूर। अब बहुत दूर मतलब कितना, इन्फिनिटी। मैं इसको कहां ले जाना चाहता हूं, इन्फिनिटी पर। कहां ले जाना चाहता हूं, इन्फिनिटी पर। मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा भैया यहां की पोटेंशियल एनर्जी और यहां की पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वही मुझे वर्क करना पड़ेगा। बोलो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मिनिमम या यहां पर मिनिमम, पहले तो बताओ, यहां मिनिमम यहां मैक्सिमम, यहां माइनस यहां प्लस, जीरो प्लस वो भी नहीं होता, सिर्फ जीरो, माइनस से वो जीरो हो जाती है और माइनस से जीरो हो जाना ही मैक्सिमम हो जाता है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, कोई डाउट है, नहीं। कितना वर्क करना पड़ेगा सर, जितना चेंज आया होगा एनर्जी में। मान लो मैं कह रहा हूं किसी के पास यहां पर -40 जूल एनर्जी है, वहां तक जाते जाते कितनी हो गई, जीरो हो गई। भाई -40 को जीरो करने के लिए आपने बाहर से वर्क किया होगा ना, बाहर से आपने एनर्जी दी होगी ना। किस फॉर्म में दी होगी सर, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दी होगी। ये भी एस्केपिंग ही है, ये भी एक तरीके से क्या ही है, बॉडी को एस्केप कराना ही तो हुआ, क्योंकि इनफाइनाइट पे भेज दिया आपने इसको। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, कितना वर्क करना पड़ेगा या कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसके लिए बोलेंगे सर UI इक्वल टू माइनस GM अपॉन R। ये कैपिटल आर क्यों ले लिया भाई मैंने, स्मॉल आर क्यों ले लिया, फॉर्मूले में तो स्मॉल आर होता है। सब सरफेस ऑफ अर्थ की बात हो रही है इसलिए तो रख दिया क्या यहां पर, हो गया सर ये UI इक्वल टू माइनस का G 6.67 इंटू 10 की पावर -11, कैपिटल M मतलब 120, स्मॉल m मतलब 50 इंटू 10 की पावर -3। बोलो क्यों, 50 ग्राम है, ये क्या है ग्राम, तो उसको किलोग्राम में बदल दिया, अपॉन में R मतलब क्या 50 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में बदल दिया, 10 की पावर -2। इसको सॉल्व करिए और UI बताइए, पहली बात। दूसरी बात UF बताइए, UF बताइए, अंजेश बताएगा UF कितनी होगी, पीयूष तुम बता दो UF मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन, जीरो हो जाएगी सर। क्यों जीरो हो जाएगी, -GMM अपॉन इन्फिनिटी। R तो अब इनफाइनाइट हो गया ना, स्मॉल r इनफाइनाइट हो गया, तो इन्फिनिटी पर वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। किसी भी प्लेनेट के इनफाइनाइट पर उसकी पोटेंशियल ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, तो इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जीरो। फाइनल ज्यादा है या इनिशियल ज्यादा है, फाइनल ज्यादा है। अब की बार ये माइनस यहाँ साइन को इंडिकेट नहीं कर रहा, बार बार कह रहा हूं ये एनर्जी में ही माइनस है, मतलब यहां पर रहते हैं उसके पास नेगेटिव एनर्जी होती है, और जब हम उसको ऊपर की ओर लॉन्च करते हैं, धक्का देते हैं, तो वो एनर्जी गेन करता जाता है, और एक समय आता है कि अपने बराबर अगर एनर्जी गेन कर ली तो एस्केप कर जाएगा बाहर, समझे ना। जितनी एनर्जी सरफेस पर कुल मिला जुला कर। अब फिर सुनो और बढ़िया क्वेश्चन, अगर मैं तुमसे सवाल करूं, एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से एस्केप कराना है, और एक ऑब्जेक्ट को बुर्ज खलीफा की सबसे ऊपरी बिल्डिंग से क्या कराना है, एस्केप कराना है, क्या दोनों को सेम एनर्जी देनी होगी, नहीं सर, दोनों को सेम नहीं देनी होगी। कितनी देनी पड़ेगी, हम बोलेंगे सर सिंपल फंडा है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जहां रखा है वहां क्या पता कर लेंगे,
पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? जहां रखा है वहां की पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनल की सबको पता होता है 0 होती है। नहीं समझे? दोनों के डिफरेंस के बराबर वर्क कर दीजिए, बॉडी एस्केप कर जाएगी। नहीं समझे? उसमें भी तो यही कॉन्सेप्ट लगा नहीं? अरे कल जो हमने डेरिवेशन किया था इसके वेलोसिटी वाला, उसमें भी तो क्या किया था? पहले हमने निकाला था टोटल वर्क डन टू मूव द बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू इंफिनिटी। कितना आया था? प्लस का Gm/r, यही चीज प्लस में आई थी। अब ये प्लस में आने का मतलब ही क्या हुआ कि सर यहां से वहां तक जाने में इतना वर्क करना पड़ा। यानी कितना करना पड़ा? जितना फाइनल और इनिशियल का चेंज था। फाइनल 0, इनिशियल इतना। अगर हम सीधे, अगर इसके वेलोसिटी को 3 लाइन में ड्राइव करना हो ना, 3 लाइन में सिर्फ, तो क्या कर दो? बोलो सर पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ द बॉडी कितनी? -Gm/r। जो बात की है उसका बहुत सारे लोगों को इन समझ में आएगा कि बताना क्या चाहते हैं। मैंने कहा अगर आप अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को लॉन्च कर रहे हो तो अलग एनर्जी देनी पड़ेगी, और अर्थ के सरफेस से 500 किलोमीटर ऊपर जाकर के लॉन्च कर रहे हो तो सर अलग एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी डिफरेंट होगी। पहली बात तो रीजन, सर जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे स्मॉल g की वैल्यू बदलेगी। बोलो ऊपर जाने पर कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी? सर हम जब 500 किलोमीटर पहले ही ऊपर आ गए तो अब हमें बाहर निकालना ऑब्जेक्ट को, तो अब क्यों ज्यादा एफर्ट लगाएंगे? थोड़ा कम लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ा कम? क्योंकि ऊपर जाने पर ग्रेविटेशनल पुल घट जाता है। दोनों रीजन मिल रहे हैं। जितना ऊपर जाएंगे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल उतना ही कम होता चला जाएगा, और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जितना कम होता जाएगा, जिस पॉइंट पर जितना ज्यादा होगा वहां से एस्केप कराना उतना ही मुश्किल होगा, और जिस पॉइंट पर जितना कम होगा वहां से एस्केप कराना उतना ही आसान होगा। समझो बातों को, फंस जाओगे नहीं तो कल, है ना? तो ये जो न्यूमेरिकल, हाँ बताओ इन्फिनिटी पे, हाँ बात समझो। मैं फिर कह रहा हूं, जब कभी भी आपसे क्वेश्चन में कहेगा ना फार अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, फार अवे मतलब उस ऑब्जेक्ट से दूर ले जाओ। जैसे ही कह देता ना दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, क्या मतलब हुआ इस बात का? इतनी दूर चले जाओ मुझे दिखना मत। इसका अगर उसके मर्म को समझो, अगर जब कोई व्यक्ति लास्ट मोमेंट पे आकर के ये कंडीशन में पहुंच जाता है, वो तुम्हें ये कहने पर मजबूर हो जाए दूर हो जाओ, ठीक है ना? तो दूर हो जाने का मतलब कि आप इतना दूर चले जाओ कि मेरी फील्ड में दोबारा लौट कर वापस नहीं आना। समझ में आ गई बात ना? तो बच्चे जब भी कभी ऐसे बोले ना फार अवे, मैंने आपको कई बार बताया फिजिक्स में, कई बार आपको ऐसे बोलेगा लॉन्ग डिस्टेंस, बस लॉन्ग डिस्टेंस मतलब इनफाइनाइट। फार पॉइंट ऑफ आई हम फिजिक्स में मानते हैं इन्फिनिटी। मैथ्स कहता है कितने बड़े बेवकूफ लोग हैं यार ये। किसी इंसान की आंखें इनफाइनाइट तक कभी देख सकती है? इनफाइनाइट को कोई रीच नहीं कर सकता तो देख कैसे सकता है? मतलब अगर दुनिया का सबसे फास्टेस्ट व्हीकल लेकर भी जाए और सोचे कि मैं इन्फिनिटी तक पहुंच जाऊं, इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर तक पहुंच जाऊं, नहीं जा सकता। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट टाइम मशीन भी बन जाएगी तो शायद उतने दूर तक ना जा पाए हम लोग। बात को समझ में आ रही ना? जब टाइम मशीन भी बन जाएगी और हम लोग फ्यूचर में जाने की बातें करने लगेंगे ना, तो भी वो एक फास्ट स्पीड होगी, लेकिन इतनी फास्ट नहीं कि इनफाइनाइट को रीच कर सके। मतलब मैथ्स कहता है इन्फिनिटी को रीच नहीं किया जा सकता। क्लियर है ना? लेकिन फिजिक्स कहता है भाई जहां तक आपकी आंख मैक्सिमम देख सकती हो बस वही फायर पॉइंट होता है, वही इन्फिनिटी होता है। क्लियर ना? तो बच्चे जब यहाँ पैसे बोले उसने फार अवे, तो समझ जाओ वो चाहता है कि उसकी फील्ड से बाहर ले जाओ। क्लियर है? ये मैंने आपको बताया। वैसे ये यहाँ बात सही है कि यहाँ पर थोड़ी सी एम्बिग्विटी है कि भाई क्लियर नहीं हो रहा है कि फार अवे मतलब कहाँ चाहता है, पर मैंने बता दिया, अब आप समझ जाओ। ठीक है ना? तो यूएफ कितना हो गया? वापस फिर रिपीट कर रहा हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको किसी फील्ड से बाहर निकालना हो तो पता करो जिस पॉइंट पर रखा है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, और जहां भेजना है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। बात खत्म। अच्छा एक और बात है, जरूरी नहीं कि आपको फील्ड के बाहर भेजना हो। मान लो मैं आपसे कहने लगूं कि एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से 500 किलोमीटर ऊपर से 500 किलोमीटर ऊपर से मुझे ले जाना है 1000 किलोमीटर ऊपर तक। बोलो कितना वर्क करना पड़ेगा? अब भाई 500 किलोमीटर तक वो कैसे आया, हमें उसकी क्या चिंता, वो तो किसी ने कर दिया। समझ ना? हम लाए तूफान से कश्ती निकाल के, यहां तक तो कश्ती निकाल के ला दी ना हमने। तो जो कश्ती निकाल के यहां तक ला दी है, अब वो पीछे वाले एफर्ट को थोड़ी अपने आप में जोड़ लोगे। समझ गए ना? भाई 1947 में जहां लाके देश छोड़ा था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने,
उसको थोड़ी अपने एफर्ट में जोड़ेंगे हम लोग। उसके बाद हमने कितनी तरक्की की है उसको अपने एफर्ट में जोड़ेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसका कहने का मतलब ये 500 किलोमीटर तो पहले से ही बैठा हुआ था, अब उसको आपको ले जाना 500 से 1000 पर। तो 500 से 1000 पर ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? अगर मैं सवाल करूं तो कहेंगे सर कुछ नहीं करना है, ui निकालूंगा कितनी, -gmm अपॉन स्मॉल r1। r1 मतलब कितना सर? 6400 प्लस 500। क्यों? क्योंकि मैंने कहा आपके सरफेस से 500 किलोमीटर ऊपर पहले ही रखा है। सरफेस से अगर कह रहा हूं तो 6400 रेडियस प्लस 500 ऊंचाई, वो ये हो गया आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सर कहां पे ले जाना है? 1000 पे ले जाना है। तो R2 हो जाएगा 1000 प्लस 6400। अब इन दोनों का जितना डिफरेंस होगा, बल्कि बेहतर होगा कि फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब चेंज होगा, क्योंकि ऊपर जाने पर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और वो बढ़ क्यों रही है? क्योंकि मैं वर्क कर रहा हूं, जो मैं काम कर रहा हूं कहीं नष्ट नहीं होगा। समझ गए ना? मेरे द्वारा किया गया काम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि किसी भी इंसान के द्वारा किया गया काम या किसी भी इंसान की एनर्जी का लॉस या किसी भी चीज की एनर्जी का लॉस डिस्ट्रॉय नहीं होता। लॉस मतलब डिस्ट्रॉय नहीं। आपने लॉस किया है तो पक्का किसी ना किसी ने गेन किया होगा। तो मैंने जो इसको यहां से ऊपर ले जाने में वर्क किया है वो बॉडी ने गेन कर लिया है, तभी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है। अब वो जहां बैठा है अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी वहां पर क्या है? ज्यादा है। जितनी 500 किलोमीटर पर थी उससे ज्यादा है। कहां पर? 1000 किलोमीटर पर। और मैंने कहा भाई मैंने यहां लाके छोड़ दिया, अब अगली तुम्हारी जिम्मेदारी है, आगे 1000 के आगे तुम्हें ले जाना है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? यही तो हमारी जनरेशन टू जनरेशन चीजें चलती हैं आगे। समझ गए ना? दादाजी बोले भाई हम यहां तक लाके छोड़ दिए, अब आगे तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है ना? अब लेकिन कोई कोई कभी कभी रिवर्स गियर भी लगा देता है कि दादाजी बेचारे यहां तक लाके छोड़े, पूरा बना के इतना बड़ा करके छोड़ दिए, तो कुछ रिवर्स गियर लगा देते हैं वहां से और मिट्टी मिला देते हैं सब कुछ। ठीक है ना? मत करो ऐसा, चाहे 4 कदम आगे बढ़ो लेकिन आगे बढ़ो, क्योंकि तुमसे पहली जनरेशन जो तुमसे कम एडवांस थी, अगर वो इतना बना के गई है तो यार कम से कम तुम तो उनसे ज्यादा एडवांस, उससे आगे लेके जाना चाहिए तुम्हें। समझ गए ना? चलो खैर, तो अभी आ जाएगा आंसर। इसकी वैल्यू पता है किसी का आई क्या? हाँ वेरी गुड। चलो माइनस का 8 × 10 के बाद। अब सुनो एक और बात खास, जब मैं आपको बता रहा होता हूँ ना कुछ, तो आप इस पर भी फोकस मत किया करो कि लाओ मैं निकाल देता हूँ इसको। बेहतर होता है कि पहले बात सुनो, क्योंकि बच्चे उस बात में कोई ना कोई बात हो सकता है बहुत काम की बताई जा रही हो, फिर मौका दूंगा, काहे लिए टेंशन लेना है। अगर मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, आपने फिर आपसे पूछूं बोलो ये हो गया क्या, नहीं हुआ तो बोल दो कि नहीं सर अभी आपने मौका कहाँ दिया करने का, तो रुकिए एक सेकेंड अभी करके दिखाते हैं। समझ गए? तो कितना होगा? -8 × 10 की पावर -10 जूल हो गया। ये UI ये UF। डेल्टा U बताओ, डेल्टा U बराबर ही वर्क डन होता है, यही कह लो कि वर्क डन W बराबर डेल्टा U होता है। तो W बराबर डेल्टा U मतलब कितना? बोलो। ये हो जाएगा UF माइनस UI। तो UF कितना? 0 माइनस ऑफ माइनस का 8 × 10 की पावर -10 जूल। कुल मिला जुला कर कितना आएगा? 8 × 10 की पावर -10 जूल। खत्म। ठीक है ना? बताते मैं कोई डाउट हो तो? बस वही है भाई। एक बात तो बताओ, मैंने क्या कहा था आपको कि जो 9th क्लास में आपको डेफिनेशन बताई गई थी वो गलत नहीं थी। वहां क्या बताया गया था? द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी एंड द हाइट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब mgh। वही तो ये भी mgh है। क्लियर? अब और सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने कहा ऑब्जेक्ट को मैं यहां से यहां ले गया, यहां से यहां, तो बच्चे ये UI और ये UF, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो इस mgh के इक्वल ही होगा। नहीं समझे? यहां से यहां तक ले जाने में किया गया वर्क 2 तरीके से निकाला जा सकता है। कैसे 2 तरीकों से? आपको बॉडी का मास पता हो, आपको इस पॉइंट पर, लेकिन अब समस्या क्या है? समस्या क्या है? ये वाला फॉर्मूला हम लगाते क्यों नहीं है? क्योंकि सर हम अब बातें करने लगे हैं, अब हम ऐसी बात नहीं करते कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी छोड़ा, बोलो कितने ऊपर तक, तो 30 मीटर, 3 सेकंड में तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो 3 सेकंड में कहां तक जा पाएगा सर? ये गया ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो यहां तक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंजेस नहीं आते। बात को समझ में आ रही कि नहीं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो G है, स्मॉल g, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो हम मान लेते हैं कि सर mgh सीधे लगा देंगे, लेकिन आप ये जो G यूज कर रहे हो कहां का यूज कर रहे हो?
अगर तुमने यहां मान लो मैंने आपको कहा अर्थ के सरफेस से 10,000 किलोमीटर ऊपर से 20,000 किलोमीटर तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो 10,000 किलोमीटर ऊपर भी आप क्या ले रहे हो जी को 9.8, अगर इससे निकालोगे तो मूर्खता हो जाएगी। अब समझ में आया, वहां लिमिटेशन था सिर्फ कितना कि उन्होंने कहा 9th क्लास के बच्चे हो ज्यादा जंप मत लगाओ, बस यहीं तक रहना। बात समझ में आ रही ना, बस वहीं तक रहना जहां तक जी की वैल्यू में इंपैक्ट ना पड़े। समझ रहे हो ना, उनको इतना सब नहीं सिखाया गया था, लेकिन मतलब मैंने बताया ना कि पहले किताबों में लिमिटेड कर दिया कि उस बारे में बात ही नहीं करनी है जहां से ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, वेरी करने लगता है। समझ गए ना, इसलिए हम ऊपर की तरफ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, तो हम कौन सा करते हैं फॉर्मूला, फिर सर यू आई पता करेंगे, यू एफ पता करेंगे, क्लियर है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, आ जाएगा अपने आप आंसर। अभी कोई डाउट है? अभी एक और बात बताओ, इस यू एफ में और इस यू आई में खुद जी वेरी करता दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, ये टर्म है जीएम, और ये जीएम का फॉर्मूला होता है जी आर स्क्वायर, तो जी आर स्क्वायर मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग हो जाएगी ना कहानियां, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? सर आपने जो भी बिल्डिंग वाला बताया था ना, सरफेस से और बिल्डिंग से दोनों से एनर्जी अलग अलग लगी है, हाँ तो इसके वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। बिल्कुल श्योर 100%, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं बुर्ज खलीफा की भी हाइट उतनी ज्यादा नहीं है कि जिसको बहुत ज्यादा कंसिडर किया जा सके, क्योंकि बातें यहां पर किलोमीटर में होने लगी हैं और वहां बहुत ज्यादा किलोमीटर में नहीं। अरे 8 ही किलोमीटर तो है, वो भी कुछ नहीं है, नहीं समझे? हाँ चेंज तो आएगा, मैथमेटिकली चेंज तो पक्का आएगा। हाँ हाँ मैं समझ गया, माउंट एवरेस्ट पर भी नहीं, कारण क्योंकि 8,848 मीटर मतलब ठीक है ना, लगभग 9 किलोमीटर मान लो, 9 किलोमीटर मान लो, ठीक, तो 9 किलोमीटर भी इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालता। निकाल के तो देखो क्या दिक्कत है, इसमें बुराई क्या है? तुम्हें मैंने बता तो दिया यार, जी डैश बराबर जी इंटू, पर समस्या तो तुम्हारी है ना कि तुम लोग का समस्या यह है कि सब तुम्हें सामने वाला करके दे दे, खुद कुछ ना करना पड़े। अरे क्यूरियोसिटी है तुम्हारे दिमाग में तो निकाल के देखो ना 9 किलोमीटर पे, सॉरी हाँ, जी डैश बराबर जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का, यहां रखो 6400 का स्क्वायर और यहां रखो 6400 प्लस 9, बस 9 किलोमीटर और बढ़ा दो उतने का स्क्वायर, समझ गए ना? फिर करके देखो, आप पता लगाओ कि स्मॉल जी कितना आया, जी डैश कितना आया, बहुत ही हल्का फुल्का, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, एकदम माइनर सा, पर होगा जरूर, क्योंकि मैथ्स तो कहता है भाई डिफरेंस तो होगा, क्लियर ना? पर इतना माइनर होगा कि वहां पर उतना उसको महसूस कर नहीं करते, ठीक है ना? क्लियर है, अभी समझ में आ रहा है? ओके चलो आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप तैयार हो गए होंगे लिखने की, करने के लिए। लिखिए, जुपिटर हैज मास, हाँ अभी हमने करना क्या है, ये बच्चे ध्यान लगाओ, अगर मुझसे वो कहता इस बॉडी की इस बॉडी के ऊपर से इस 50 ग्राम के मास की एस्केप वेलोसिटी बताओ, यही वर्क डन को किसके इक्वल लग देना है, हाफ एम वी का स्क्वायर, हाफ एम वी का स्क्वायर। बताओ एम कितना रखेंगे, संकेत बताओ। ये बच्ची पूछ रही है मुझसे कि भैया अगर हमें मान लो ये निकालना होता कि इस बॉडी के ऊपर से इसको एस्केप कराना है, तो बताओ कितनी इसकी एस्केप वेलोसिटी होगी। तो यहां से एस्केप कराने के लिए मींस इसकी फील्ड से बाहर निकालने के लिए, इसकी पहली बात तो इसकी फील्ड बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटी सी फील्ड होगी इसकी, यहां तक कुछ इतने के बाहर गया समझो एस्केप हो गया, समझ गए ना? 120 किलोग्राम का एक पत्थर पे खड़े हो जाओ आप, वहां से एक पेन को एस्केप कराना हो तो जितनी वेलोसिटी देनी होगी वो आ जाएगी, तो बस आप यहां पे खड़े होकर के उतनी वेलोसिटी से फेंक दो, बॉडी एस्केप कर जाएगी, लौट के दोबारा इस पत्थर के ऊपर नहीं आएगी। बोलो सही लग रहा है गलत लग रहा है? सही नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं। अब लग रहा है, अब जो लग रहा है वही कहो, क्योंकि आपको बात तो सही है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक तो सर हाँ ठीक है, उतनी वेलोसिटी देके एस्केप करा दे तो वो लौट कर वापस इस स्टोन पर नहीं आ पाएगा, लेकिन सर ये स्टोन खुद कहाँ रखा है ये तो पता करो। तो मैंने कहा जाओ 120 किलोग्राम का कोई पत्थर ढूंढो, उसके ऊपर खड़े हो जाओ। अरे भाई वो कहाँ रखा है, वो खुद अर्थ पे रखा है, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल पावर नहीं लग रही है, तो तुम क्यों कह रहे हो कि इसकी फील्ड में आएगा? इसकी तो फील्ड कुछ है ही नहीं उसके सामने, ये तो खुद उसकी फील्ड में रखा हुआ है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो बच्चे ये अगर कहीं अलग होता, अलग का मतलब यूनिवर्स में कहीं ऐसी जगह होता जहां पर इसका अपना एक आइसोलेटेड पहचान होती, इसकी अपनी एक डिफरेंट पहचान होती, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है इस अर्थ के सामने। जब बातें सुनो, जब चर्चा यूनिवर्सल साइंटिस्ट कर रहे होते हैं ना,
यूनिवर्सल साइंटिस्ट। तो हमारी कोई औकात नहीं है, नहीं समझे? यूनिवर्सल साइंटिस्ट का मतलब ये नहीं जो हमारी दुनिया में रहते हैं, मतलब ऐसे इमेजनरी साइंटिस्ट मेरी नज़र में, मतलब वो लोग जो 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 अर्थ जिनके लिए हम कुछ नहीं हैं, ठीक है ना? हम ऐसे हैं जैसे चेस के ऊपर रखी हुई क्या गोटियां, ठीक है ना? समझ में आ रही बात ना? लूडो की जैसे क्या, लूडो की गोटी, ठीक है ना? समझ में आ रही बात ना? सिंपल। हम उसके लिए ऐसे हो गए ना, नहीं समझे? क्योंकि वो कहते हैं यार इनको थोड़ी ना एस्केप कराना है, इनकी थोड़ी ना ग्रेविटी देखनी, ग्रेविटी तो पूरी अर्थ की देखनी है। क्लियर है? बहुत अच्छी। चलो बढ़ो, लिखो क्वेश्चन। हे बच्चे ध्यान लगाओ। जुपिटर हैज मास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुपिटर हैज मास 318 टाइम्स, जरूरत नहीं है उसकी, खुद से करना है ना? जुपिटर हैज मास 318 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। जुपिटर हैज मास 318 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। देखो जुपिटर का मास अर्थ के मास का 318 318 टाइम गुना है, ठीक है ना? ओके जी, 318 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ एंड रेडियस इज 11.2 टाइम्स, एंड रेडियस इज 11.2 टाइम्स, एंड रेडियस इज 11.2 टाइम्स that of earth radius, that of earth radius, that of earth radius, ठीक है? estimate the escape velocity of the body from the Jupiter, estimate the escape velocity of the body from the Jupiter surface, estimate the escape velocity of the body from the Jupiter surface, ठीक है? बढ़िया क्वेश्चन, इतना मुश्किल भी नहीं, इतना आसान भी नहीं, ठीक है ना? क्या पता करना है? आपको कहा जुपिटर का मास अर्थ के मास का 318 गुना है, ठीक है? और अर्थ की रेडियस की, उसकी रेडियस 11.2 टाइम्स बड़ी है। तो बताओ जुपिटर से अगर किसी बॉडी को एस्केप कराना हो तो कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, ठीक है? अच्छा आइडिया लगा के बताओ, वेलोसिटी ज़्यादा देनी होगी या कम देनी होगी? क्यों ज़्यादा? मास ज़्यादा है, पर रेडियस भी तो ज़्यादा है, रेडियस भी तो ज़्यादा है, फिर क्यों कह रहे हो ज़्यादा? भाई रेडियस बड़ी हो जाने से इसके वेलोसिटी कम हो जाती है, पता है ना? VE बराबर 2gm/r। अगर किसी प्लेनेट का R बड़ा होगा तो वहां से एस्केप कराना आसान हो जाएगा, बशर्ते कि मास उतना ही हो। अगर मास सेम हो तो फिर रेडियस को कंपेयर करेंगे, रेडियस सेम हो तो मास को कंपेयर करेंगे, और दोनों डिफरेंट हो तो फिर देखेंगे कौन डोमिनेटिंग फैक्टर है, कौन डोमिनेटिंग फैक्टर है। यहां कौन लग रहा है तुम्हें? अच्छा बताओ, एक और बात सोचो, अगर मास 3 गुना होता, मास 3 गुना होता, रेडियस 2 गुना होती, तो क्या होता? तब भी इसके वेलोसिटी ज्यादा ही आती है, क्योंकि क्यों डोमिनेट कर जाता? 2gm/r। भाई मास बढ़ा 3 गुना, रेडियस बढ़ी 2 गुनी। अगर दोनों सेम रेशियो में बढ़ते तो कोई इंपैक्ट ना पड़ता। मास ज्यादा बढ़े, रेडियस कम बढ़े तो सर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और मास कम बढ़े, रेडियस ज्यादा बढ़े तो वेलोसिटी घट जाएगी। बोलो बात समझ आएगी नहीं? पर यहाँ तो सर मास बहुत ज्यादा हो गया, तो इसके वेलोसिटी पक्का अर्थ की वेलोसिटी से, अर्थ के सरफेस से एस्केप करने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए उससे ज्यादा आएगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। चलो जी कोशिश करते हैं करने की। सबसे पहले तो हम जानते हैं VE ऑफ अर्थ। बोलो बच्चों, VE ऑफ अर्थ, अर्थ से कितनी होगी? बोलेंगे सर ये होगी √2gm/r। क्लियर? मैंने मान लिया कि जुपिटर का जो मास है वो m' है और रेडियस जो है वो r' है, तो बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ऋतिक? अगर मान लो कि मैंने मान लिया जुपिटर का मास m' है और रेडियस r' है, वेरी गुड, 2gm'/r', और सर m' कितने के इक्वल दिया है? 318 टाइम्स ऑफ m, और सर r' कितने के इक्वल दिया है? 11.2 टाइम्स ऑफ r। तो सर यहां पर रख दूंगा, तो VE ऑफ जुपिटर कितनी हो जाएगी सर? √2g, m की जगह पर 318m अपॉन में 11.2r। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं?
अब इसको भी लिख दूंगा सर, वीई जुपिटर बराबर √2GM/r इनटू ऊपर आ जाएगा 318/11.2। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी आपको। क्लियर है? बोलो इतने की वैल्यू सब मैं बोलूंगा, वीई ऑफ जुपिटर बराबर √2GM/r इनटू √318/11.2। नहीं समझे? पक्का? क्या आपको इसकी वैल्यू पता होती है? हाँ जी सर पता है। वी ऑफ जुपिटर इक्वल टू ये हो जाएगा वी ऑफ अर्थ इनटू ये हो जाएगा सर 3180/112। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ा दी, 112 से उसको डिवाइड करिए, उसका स्क्वायर रूट निकालिए। ठीक है? अभी बताओ वी ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? पहले तो ये बताओ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हो सकता है आप में से कोई मुझसे सवाल करे सर इसको मीटर पर सेकंड में क्यों नहीं बदल रहे हैं, क्या जरूरत है? हमने जो सब कुछ निकाला वो कैसे निकाला? अर्थ के रेस्पेक्ट में निकाला है। अभी हमें वैल्यूज रखने की जरूरत ही कहां पड़ी? हमने तो कंपेयर किया है ना। नहीं समझे? तो कितना आ जाएगा? 11.2 इंटू, बोलो इसको डिवाइड करके। अब बताओ इससे इसको डिवाइड करके बताओ जल्दी से। तुम्हारा तो पूरा आंसर बता रही हो तुम तो, फुल, मैं वही तो कह रहा हूँ पूरा आंसर बता रही हो तुम तो, फाइनल आंसर। मुझे पहले बताओ इसको डिवाइड करके। हाँ तुमने उसको अंदर 11.2 रख दिया। हाँ समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। इससे इसको डिवाइड कराइए पहले जल्दी से, बताइए कितना आएगा डिवाइड करके। ठीक है? बड़ी प्रॉब्लम है, मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, अब आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है ना? इसको जो भी कैलकुलेट करेंगे मैं लिख देता हूँ। ठीक है ना? वी ऑफ जे सॉल्व करके आएगा 59.68 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ गए ना? कितना जाएगा? अब देखो, आप अर्थ के सरफेस से अगर किसी बॉडी को एस्केप कराना हो तो कितनी वेलोसिटी देनी होगी बच्चों? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर जुपिटर से कराना हो तो कितनी देनी पड़ेगी? 59.68। बोलो को डाउट हो? पक्का? मतलब इसको डिवाइड करके रूट के अंदर। हाँ हाँ सही है। ठीक है बताओ, पूरा सब सॉल्व करके बता रहे हो या अंदर अंदर का? अच्छा ठीक है। 28.39 चलो 4 मान लिया, 28.4। अब 28.4 मतलब 5 पॉइंट कुछ अरे आएगा, नहीं समझे? 5 पॉइंट कुछ आएगा तो 11.2 इंटू 5 पॉइंट कुछ मतलब इतना ही आएगा। बोलो को डाउट हो तो? नहीं समझे? इसका स्क्वायर रूट ना निकालना था तो बता दूं मैं, कर लोगे? 28.4 का स्क्वायर रूट निकालना था ना, 5 पॉइंट कुछ करके आएगा ना। क्लियर? वो 5 पॉइंट कुछ और 11.2 को मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आएगा। ठीक है? 59.68 किलोमीटर पर सेकेंड। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ रही होगी। अरे भाई समझ रहे हो ना? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। ठीक है? देखो इस तरह की क्लासेस में वही बच्चा ज़्यादा अच्छे सीख पाता है जो पूरी तरीके से अटेंटिव रहे, क्योंकि मैं रुक नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हो गया चलो बस आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो आप पूरे अटेंटिव रहो, पूरी तरीके से मन बना के आया करो ना, या 2-2.5 घंटे एकदम बिल्कुल फोकस्ड रहना है। इन 2-2.5 घंटे के बाद जाके आराम से खूब चर्चा करो, मजाक करो, कूदो फांदो, खेलो, जो मन करे करो। ठीक है ना? लेकिन फिलहाल यहाँ पर बैठ के पढ़ो कायदे से। ठीक है? चलो लिखो, विद व्हाट वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद व्हाट वेलोसिटी, with what velocity should an object be projected? Should an object be projected? Should an object be projected? Should an object be projected from the surface of earth? From the surface of earth, so that its height above the surface, so that its height, so that its height above the surface, so है above the surface becomes its height above the surface becomes equal to the radius of earth, equal to the
सरफेस ऑफ अर्थ, अच्छा सॉरी, इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। बढ़िया क्वेश्चन, उम्दा क्वेश्चन। ये वही बच्चा कर पाएगा जिसने मेरी बातों को ध्यान से सुना और समझा होगा आज की क्लास में, ठीक है ना। बहुत उम्दा। पढ़कर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, अभी मैं मौका दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। Where m is the mass of that body, m क्या है, उस बॉडी का मास जिसको हम क्या कराना चाह रहे हैं, भेजना चाह रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन कितने लोगों की समझ में आया? आ रहा है ना, पक्का? बताओ क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। हाँ, अभी इसको स्केप नहीं कराना है, पहले तो बिना टेंशन लिए आप जान सकते हैं 11.2 से तो कम ही आएगा आंसर, समझ रहा। कारण क्योंकि इसको हमें स्केप नहीं कराना है, स्केप करने के लिए इनफाइनाइट पे भेजना होता, इसने इनफाइनाइट पे भेजने की बात नहीं की। कहाँ भेजना है? अर्थ की रेडियस के बराबर, बस इतना तक भेजना है ताकि वो इतनी ऊपर चल जाए जितनी अर्थ की रेडियस है। समझ गए ना क्या करना होगा? हाँ सरफेस से उतने ऊपर, बिल्कुल, वेरी गुड। क्या करना होगा? अभी तो बताया था 2 मिनट पहले, आपको कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना हो, कहीं भी भेजना हो, अभी मैं बात नहीं कर रहा था इस तरह की कि 1000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर पे भेजना है, 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर पे भेजना है, तो क्या करेंगे? यहां की पोटेंशियल एनर्जी, वहां की पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का चेंज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन किस फॉर्म में दिया जाता है? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द बॉडी। नहीं समझे? पक्का? अरे ये बात समझ में आ रही है? एनर्जी कहीं इधर उधर नहीं जाएगी सर, हम जो एनर्जी देंगे वही काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में बदल जाएगी? पोटेंशियल में। भाई आर हाइट से उठाकर अभी कहां पे है? सरफेस ऑफ अर्थ पर। सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब आर हाइट पर। कहां पर है? आर हाइट पर। क्यों आर हाइट पर कह रहा हूं? जो चीज अर्थ के सरफेस पे रखी है उसको भी बोल रहा हूं आर हाइट पर, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट सेंटर है, तो सेंटर से अभी वो आर हाइट ऊपर है और मैं उसको 2 आर हाइट ऊपर पहुंचाना चाहता हूं, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क किस शक्ल में करना होगा? काइनेटिक एनर्जी देकर करना होगा। लॉन्च करने के लिए दी गई काइनेटिक एनर्जी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो पोटेंशियल एनर्जी में आने वाला चेंज इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? अब मुझे जल्दी से इतना बता दो, मुझे इस बॉडी को यहां से भेजना था, यहां से, और कहां भेजना था? ये अभी कितनी दूर है यहां से? अर्थ के सेंटर से आर, और मुझे इसको भेजना है कहां? 2r पर। कहां भेजना है? 2r, यहां भेजना है, बस यहां, ए से बी। क्लियर? बोलो यूए। यूए बोलो सर। यूए होगा -GMM/r होगा। यूबी बोलो। यूबी देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, नीट में 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 19 नहीं, वो इससे पहले वाला क्वेश्चन था नीट का। अच्छा नहीं, इसी टाइप का है, दूसरा क्वेश्चन है खैर। हाँ तो बोलो कितना होगा? -GMM/2r हो गया। बताओ डेल्टा यू बताओ। तो सर फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है? फाइनल बोले तो डेल्टा यू बराबर फाइनल कितनी है? -2g, सॉरी माइनस का GMM/2r, फिर बीच में माइनस, और फिर इनिशियल कितना है? -GMM/r, माइनस माइनस मिलकर प्लस, ये हो गया कितना? GMM/, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना बोलो? 2r। या ये भी कैसे? चलो हाँ ऐसा कर लेते हैं, दोनों में से क्या कॉमन ले लिया? अरे चलो अभी नहीं लेते हैं, -GMM/2r, और ये हो जाएगा प्लस का GMM/r। इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया? GMM/r कॉमन ले लिया। कितना बचा? -1/2 प्लस 1। नहीं समझे? 1 में से 1/2 गया, वेरी गुड। तो इसका मतलब डेल्टा यू कितने के इक्वल आ गया? सर डेल्टा यू आ गया हमारा GMM/r इंटू 1/2। नहीं समझे? कोई डाउट है? पक्का? बहुत बढ़िया। तो बोलो डेल्टा यू बराबर, क्या पूछा था? अच्छा यहां से वहां ले जाने के लिए। अब बताओ, लेकिन आंसर तो यार इस टर्म्स में नहीं है।
हाँ, अभी तो ये मैंने सिर्फ क्या निकाला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये, लेकिन उसने हमसे ये थोड़ी पूछा था, अगर केवल पूछा था व्हाट इज द वर्क डन टू रेज द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द रेडियस ऑफ अर्थ, तो फिर ये आंसर होता, बस कितना वर्क करना पड़ेगा, बस यही आंसर होता। लेकिन उसने पूछा बताओ कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तो हम कहेंगे सर यही डेल्टा यू कितने के इक्वल होगा, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू या वी जो भी मन करे ले लो, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर, बोलो ना 1/2 जी एम एम अपॉन आर, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, वी स्क्वायर बराबर जी एम अपॉन आर, वी बराबर √ जी एम अपॉन आर। यार मेरा तो आंसर अभी भी नहीं आया, बोलो ना। वेरी गुड, क्या करोगे, GM अपॉन आर स्क्वायर, हम नहीं जानते हैं, स्मॉल जी बराबर GM अपॉन आर स्क्वायर, इसका मतलब GM बराबर GR स्क्वायर, VE बराबर कितना हो जाएगा, √ GR स्क्वायर अपॉन आर। अब कटा दो, आंसर कितना आ जाएगा, √ GR, बस इतना चाहिए, वो कुछ मैंने गलत कर रखा है, ठीक है ना, तो इसको GR कर दो। ओके, सुनो 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 भाई, चूंकि ये एक बात समझो ना, वो क्यों सारे ऑप्शन में मैंने एक बात तो पहले सोच लेनी चाहिए थी, सारे ऑप्शन में मैंने क्या लिखा हुआ है, स्मॉल एम क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है, तो आंसर में कहीं नजर नहीं आएगा। ये तो हमने अपनी मर्जी से माना ना कि एम मास की बॉडी है, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी बॉडी को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ले जाना हो, मास पे डिपेंड नहीं करता, नहीं होगा, क्यों हो जाएगा बताओ, तो वहाँ क्या लेंगे, जिस ऑब्जेक्ट को हम ले जा रहे हैं वो रेडियस के डबल तक ले जा रहे हैं, तो किस फॉर्मूले में रखना चाह रही हो, पहले एक मिनट सुनो, एक मिनट जाओ सुनो, ये बच्चे ये कंफ्यूजन दूर हो गया। पहली बात, स्मॉल एम चारों ऑप्शन में आना नहीं चाहिए था, ये मैंने जबरदस्ती अपनी तरफ से ऑप्शन दिए। एक और बात बता रहा हूँ, वो देने मुझे किस लिए पड़े, क्योंकि बुक में भी आंसर गलत दिया हुआ है, बुक में दिया √MGR, वो गलत है, √ स्मॉल एम ये दे रखा था बी पार्ट, √ स्मॉल MGR, ठीक है, वो गलत है, ठीक है ना, क्योंकि मास पे डिपेंड करेगा ही नहीं, मास से मास कट जाएगा, उसने कटाया नहीं, बाद में वो मिसप्रिंट हुआ उससे, ठीक है ना, एम से एम नहीं कटा, डी से वो सॉल्व करती चीज़ों को, ठीक है ना। क्या बच्चे नहीं आएगा, बताओ तो मुझे क्यों, कैसे, चलो बताओ, मिटा दिया मैंने इसको, V = होता है √2 GR, हाँ चलो, √2 GM अपॉन R, अब क्या करूं, नहीं कैसे बच्चे, ये R कुछ और है, तुम नहीं समझ रहे हो, उसको कल बात करेंगे इस बारे में, ठीक है ना। ये तब के लिए है जब अर्थ के सरफेस से इनफाइनाइट पर ले जा रहे हो, तब के लिए है ये। किसमें बोला तो है, उसने क्या कहा, हमें अर्थ के सरफेस से बस उतनी ऊपर ले जाना है जितनी अर्थ की रेडियस होती है। अरे ये तो लिखा देखो यहाँ, सो दैट इट्स हाइट अबव द सरफेस बिकम्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। अभी इनफाइनाइट पे कहाँ गया, अभी कहाँ गया इनफाइनाइट, अभी तो ये यहीं तक है बस, समझ गए ना, क्लियर, बहुत अच्छे, ओके। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, आपको बात समझ में भी आ गई होगी, पक्का, बहुत अच्छे, चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए एंजॉय करिए, ठीक है ना।